नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो जीवन सिमनी न्यूज। मैं हूं आपके साथ बेरुलाल। दोस्तों, आज हम कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, कुछ खास बातचीत करेंगे जो कि पाली जिले के बाली गांव की घटना है। जितेंद्र पाल मेघवाल की हत्या कर दी जाती है, उसी को लेकर उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे और जानेंगे आखिरकार उसकी हत्या क्यों कर दी गई और हत्या क्यों की गई। तो उसी के चलते आज हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ने वाले उदयपुर से। दिनेश जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। उससे पहले हम आपको ये कहना चाहेंगे कि आप अपना परिचय बता दीजिए अपने दर्शकों को। जी सर, मेरा नाम दिनेश रायकवाल एमनिया पाटला और भीमसेना में प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ जी। प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान से। और सवाल ये है आपको कि जैसा कि जितेंद्र पाल मेघवाल की हत्या क्यों कर दी जाती है जी। सर, जितेंद्र पाल मेघवाल की हत्या जो हुई है, वो जहां तक मैंने पूरी इस केस में स्टडी की है या फिर जहां तक मैंने अखबार के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जहां से भी हमने जानकारी एकत्रित की है, तो उस बात को लेकर के लगभग 2 साल पहले का इनका प्रकरण चल रहा है। मेन उनका मुद्दा है कि कुछ राजपुरोहित लोगों के साथ में जितेंद्र मेघवाल जो है बारवा गांव का निवासी है, जो पाली जिले के बाली उपखंड में आता है। तो वहां पर क्या है कि जातिवाद कुछ हावी है और बहुत हावी था। और जितेंद्र जो मेघवाल था वो मूछें रखने को ज्यादा शौकीन था। और कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि वो किसी के दबाव में आकर झुकने वाला नहीं था। तो वो जितेंद्र अपनी मूछों को लेकर के लोकप्रिय था गांव में, जहां पे भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से अपने मूछों को लेकर के ताप देता रहता था। तो यही बात वहां के लोगों के, जो राजपुरोहित समाज के कुछ लोग थे, उनको रास नहीं आया। तो उन्होंने इस बात को लेकर के जितेंद्र को बोला कि भाई ये तेरी मूछें हटा दे। तो जितेंद्र डरने वाला नहीं था, क्योंकि वो भी जानता था कि आज भारत हमारा 1947 से आजाद है और हम सारी चीजें कर सकते हैं पहले जो, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, संवैधानिक अधिकार है। तो इसी बात को लेकर के राजपुरोहित के समाज के लोगों के साथ में और उसका हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। तो इसी बात को लेकर के आगे मारपीट भी हुई में कि तुम मुझे हटा दे। तो वो जितेंद्र डरा नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं है, मारपीट की है, उसने एफआईआर लगा दी। अब मामले में आगे मोड़ आता है कि जैसे एफआईआर लगा दी तो दबंग जो राजपुरोहित समाज के कुछ असामाजिक तत्व जिनको कह सकते हैं, मैं किसी पूरे राजपुरोहित समाज को यहाँ पर गलत नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि अपराधी हर जाति में एक अपराधी होता है, हर धर्म में एक अपराधी होता है। एक कोई अपराध करता है उसके लिए पूरे समाज को अपराधी साबित कहना हमारा सर्वदा मूर्खतापूर्ण होगा। तो इसी बात को लेकर के फिर राजपुरोहित समाज के उन दबंगों के खिलाफ जितेंद्र क्या करता है, थाने में एफआईआर लगवा देता है। तो अब दबंग जो असामाजिक तत्व थे वो बोगला गए कि एफआईआर दर्ज हो गई। अब निरंतर उस पर दबाव बना रहे थे कि एफआईआर आप उठा लो, आप एफआईआर उठा लो। तो जितेंद्र डरने वाला नहीं था, वो आजाद देश भारत का नागरिक था। उसने हमेशा यही कहा कि मैंने कोई गलती नहीं की है, तो मैं एफआईआर क्यों कटवाऊं या मैं अपना मुकदमा क्यों वापस लूं। तो इसी बीच में इनके आपस जी मेरा कहने का मतलब जैसा ये है कि मतलब उनको मतलब आरोपियों को जब गिरफ्तार कर लिया गया था एफआईआर दर्ज होने के बाद में, या फिर आरोपी उस वक्त गिरफ्तार नहीं हुए थे? नहीं सर, गिरफ्तार नहीं हुए थे। उस टाइम उनका केस चल रहा था और ये केस समथिंग 2 साल से पेंडिंग था। 2 साल का मुद्दा है, 2 साल पहले की जो बात है, उस बात को लेकर के ये केस नहीं उठाया, ये केस दर्ज था और उन आरोपियों को उठाया नहीं गया था। जहां तक मैंने इस केस में स्टडी की है वो मैं जानकारी बता दूं। तो फिर क्या हुआ कि अब गिरफ्तारी उनकी मतलब कब हुई थी? जैसे कि मैं बता रहा हूं सर, पहले से इनका जो केस था उस केस को उसने उठाया नहीं। अब उसी केस को उठाने के दबाव डालने के लिए जब जितेंद्र झुका नहीं, तो उन्होंने सूरत, वहां पर इनका लड़ाई झगड़ा और एफआईआर वगैरह हो गई। तो वो परिवार जो राजपुरोहित का परिवार था वो सूरत में जाके रहने लगा। तो भी सूरत से भी उनके काफी दबाव डाले गए जितेंद्र पर, आप एफआईआर उठा लो। वो जितेंद्र लास्ट तक नहीं झुकता है। तो फिर अचानक होली के आसपास 14 या 15 मार्च महीने में 14 या 15 मार्च समथिंग जो भी तारीख है, तो उस तारीख को वो बारवा गांव में आते हैं दबंग। और गांव में आकर के 2-3 साथियों के साथ में चाकू से बेरहमी से नृशंस हत्या कर देते हैं। अब इसके बाद में
वो आरोपी फरार हो जाते हैं। इसके बाद में मामला 2-3 तक उठता है, फिर सारे सामाजिक संगठन एकत्रित होते हैं वहां पर, और फिर धीरे धीरे मामला पूरे देश में उठता चला गया। चंद्रशेखर आजाद रावण वहां पे क्यों आए थे? तो फिर उनको आने की क्या मतलब ऐसी आवश्यकता पड़ गई थी कि जो कि चंद्रशेखर आजाद रावण वहां पर आए? सर मैं बताता हूँ, जैसे उनकी हत्या हो जाती है, जितेंद्र भाई की हत्या होने के बाद में वहां पर, इसके बाद में कोई भी पदाधिकारी भीम आर्मी के वगैरह वहां पर मौके पर नहीं पहुंचते हैं। भीमसेना के प्रदेशाध्यक्ष भाई श्री हमारे बड़े भाई रवि कुमार मेघवाल वहां पहुंचते हैं। 3-4 दिन तक लगातार धरना प्रदर्शन उनकी ओर से किया जाता है, और मैं हमेशा उनसे जुड़ा हुआ ही था कि वो किस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रवि हमारे प्रदेशाध्यक्ष महोदय भूखे प्यासे रहकर 3-3, 4-4 दिन तक सड़कों पर रात गुजार करके आंदोलन छेड़ करके उन्होंने उन दबंगों की गिरफ्तारी भी करवाई। अब इसके बाद में गिरफ्तारी होने के बाद में फिर उन्होंने उनके प्रशासन से जो भी समझौता हुआ वो भीमसेना और प्रदेशाध्यक्ष के मेरे जानकारी में नहीं है, लेकिन गिरफ्तारी रवि भाई के नेतृत्व में हुई थी वहां पर, ये मुझे पूरी जानकारी है। अब इसके बाद में ये मामला बहुत ज्यादा उठ जाता है, पूरे देश भर में इसकी चर्चा होने लगती है कि आखिर जितेंद्र भाई का क्या कसूर था उनकी मूछें रखने के खातिर। चंद्रशेखर जी का ट्वीट आता है कि मैं पाली आ रहा हूं, फिर वो पाली आते हैं। तो पाली आने से क्या, वहां पर आने से पहले आते उस टाइम 144 वहां पे भी लगा दी जाती जब चंद्रशेखर जी वहां पे पधारे थे तो मैं भी वहां मौजूद था। तो पाली में उस टाइम उनका कोई आंदोलन नहीं था, उनका सिर्फ ये ट्वीट था कि मैं परिजनों से मिलने के लिए आ रहा हूं, और परिजनों से मिल करके उन्होंने सांत्वना भी दी चंद्रशेखर जी ने, और शासन प्रशासन को भी ललकारा। उन्होंने टाइमिंग दिया, 25 तारीख तक का टाइमिंग दिया था कि 25 तारीख तक सरकार। दिनेश जी, जब वो 22 मार्च को आए थे तब धारा 144 वहां पे लगाई गई थी? सर उससे पहले नहीं थी, लेकिन जब चंद्रशेखर जी का काफिला चल रहा था और आधा काफिला चला था तब तक तो 144 नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता गया, हमारा नेट वगैरह काम करना बंद कर दिया, तो बीच में उन्होंने 144 लगा दी, क्योंकि हमारा संपर्क किसी साथियों से नहीं हो पा रहा था। जी। तो चंद्रशेखर आजाद रावण आए थे तो अपनी 10 सूत्रों पर क्या क्या मांगे थी? चंद्रशेखर जी जब पाली पधारे थे तो चंद्रशेखर जी के साथ में अखिल भारतीय भीमसेना के चीफ नवाब सतपाल तंवर जी भी साथ में थे, और उनके साथ में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, और दूसरे संगठन बहुजन सारे लगभग संगठन थे। तो चंद्रशेखर जी और सतपाल जी की मांग ये थी कि आरोपियों की गिरफ्तारी तो हो चुकी थी उस टाइम, क्योंकि रवि भाई के नेतृत्व में पहले से वहां पर धरने पर बैठ गए थे, तो गिरफ्तारी तो हो चुकी थी। अब चंद्रशेखर जी और सतपाल जी की मांग ये थी कि आप राजस्थान सरकार से पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, और पीड़ित परिवार के में एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, और इसके अलावा पीड़ित परिवार के लोगों जो नहीं उनके परिजन है उनको आत्मरक्षा का लाइसेंस दिया जाए, या उनके गांव में एक पुलिस चौकी बनाई जाए ताकि दबंगों से उनसे कोई डर नहीं हो। लगातार दबंगों की ओर से डर बना रह रहा था, तो ये कुल मिलाकर के इनकी मांगे थी। तो उन्होंने 25 तारीख का टाइमिंग दिया था राजस्थान सरकार को, तो राजस्थान सरकार ने मांगे नहीं मानी थी। अब इसके बाद में फिर सतपाल जी तंवर जो अखिल भारतीय भीमसेना चीफ है, उन्होंने जयपुर में महाआंदोलन करने की। इतना बताइए कि जैसे कि मतलब अपने 2 अप्रैल को दिन महाआंदोलन का आगाज किया गया था, तो उसके उपलक्ष्य में मतलब नहीं सर, 2 अप्रैल के दिन ही सर 3 अप्रैल के दिन पाली के 2 अप्रैल के दिन नवाब सतपाल और वहां पे मतलब जयपुर पहुंचे थे उस वक्त, जब 2 अप्रैल का मतलब पहले ट्वीट था भाई कि 2 अप्रैल का दिन होगा और चंद्रशेखर आजाद रावण 3 तारीख के दिन वो आएंगे। हाँ, बिल्कुल सही है। और वहां पर 144 लगा दी जाती है, और जयपुर में सतपाल जी तंवर भी पहुंच चुके होते हैं, वहां पर उनकी गाड़ी के साथ पथराव भी होता है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और इस तरह से जयपुर में एक अलग 144 लगा दी जाती है, और उससे पहले यहाँ पाली में भी लगा दी जाती है। तो फिर हमारे पास सूचना आती है कि चंद्रशेखर जी को जोधपुर में लैंडिंग करने से परमिशन नहीं दी है, तो उनका उदयपुर दौरा हो सकता है, और उदयपुर से होकर वो निकलेंगे। तो फिर हमने यहाँ पर उदयपुर में भी रह करके तैयारियां की उनके स्वागत की वगैरह। हम यहाँ से निकलेंगे, फिर वो 3 अप्रैल यानी कि कल
यहाँ उदयपुर आते हैं और उदयपुर आने के बाद में आप सब जानते ही है क्या हुआ है। उदयपुर आने के बाद में फिर चंद्रशेखर जी को मतलब वहीं क्यों रोक दिया जाता है, पाली क्यों नहीं जाने दिया जाता? पाले इसलिए नहीं जाने दिया जाता है सर कि राजस्थान सरकार भी जानती है यदि चंद्रशेखर जी पाली पहुंच गए तो स्थितियां विकराल रूप ले सकती है। उसके लिए राजस्थान सरकार गहलोत साहब को संभालना भारी पड़ सकता है। बहुत सारे दंगे हो सकते हैं, फसादे हो सकती है, पूरी कानून व्यवस्था चरमरा सकती है। तो यही कारण था कि नहीं तो फिर परिजनों को वहीं पे बुलाया गया था और वहीं से मुलाकात की थी फिर एयरपोर्ट पर ही। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही जानकारी है। वहां पर करीब 3-4 बजे पाली का प्रशासन और पुलिस शासन और प्रशासन पूरे पुलिस जाब्ते के साथ में यहाँ पर उदयपुर डबो के स्थित एयरपोर्ट पर उनको लाया गया, चंद्रशेखर जी से मिलवाया गया और हमारे उदयपुर के श्री कलेक्टर साहब ताराचंद जी और जो पुलिस प्रशासन था उनके साथ में उनकी वार्ता भी हुई। तो फिर अपने ये राजस्थान सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया फिर उन मांगों को लेकर? सर आश्वासन की बात है सर, ये इसमें अभी भी संशय बना हुआ है। जैसे कि मैं इसमें पूरा मॉनिटरिंग भी की थी मैंने वहीं आंदोलन में और ज्यादा से ज्यादा मैं अधिक से लोगों से जुड़ा भी था ट्विटर के माध्यम से। मैंने पूरा इसमें सोशल मीडिया का कवर मैंने किया था। तो जहां पर जैसे कि अब बात है मांगे सरकार ने मानी है या नहीं मानी है, तो उसमें क्या अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। सही बात यह है कि जब चंद्रशेखर जी और पीड़ित परिवार के परिजन और शासन और प्रशासन के बीच में जो वार्ता चल रही थी, जो वार्ता का अंतिम दौर चल रहा था, उस टाइम हमारे पास अंदर से न्यूज आती है कि अभी जस्ट चंद्रशेखर जी आपसे रूबरू होने वाले हैं और जस्ट 5 या 10 मिनट में आपके बीच में पता रहेंगे। हमने कहा ठीक है। अब 5 मिनट बाद वो तो नहीं आते, लेकिन उनका वीडियो कॉल आता है हमारे पास कि बोलते हैं कि जो भी वो, मैं सही ढंग से उनकी वीडियो को नहीं सुन पाया था, लेकिन जो उनके जो साथी थे अंदर गए थे उनसे हमने जानकारी ली कि भाई अंदर बात क्या हुई, क्या वार्ता हुई, क्या नतीजा क्या रहा। अन्यथा हम आगे जो भी करना है, हमारा आंदोलन जारी था, हमने आंदोलन खत्म नहीं किया था। तो इनके जो प्रतिनिधि मंडल हमारा गया था अंदर, उन्होंने हमारे को अंदर आग से सूचना दी कि चंद्रशेखर जी और शासन प्रशासन के बीच में समझौता हो गया है और राजस्थान सरकार ने हमारी सारी मांगों को पूरा कर लिया है, तो अब आप घर जा सकते हैं। तो हमने कहा शासन प्रशासन ने अगर बात मान ली है तो फिर मैंने उन पदाधिकारियों को से मैं और मेरे साथी एक हेमेंद्र जी मेघवाल बारापार, जो भीम आर्मी उदयपुर के संरक्षक भी है और प्रवक्ता भी है, हम दोनों ने इस बात को लेकर के ऑब्जेक्शन उठाया था कि यदि सरकार और चंद्रशेखर जी के बीच में समझौता हो गया है तो हमारे को ऑथेंटिक जानकारी दी जाए, या फिर हमारे को क्या प्रूफ है, हम कैसे मान ले कि सरकार ने हमारी बातों को मान लिया है। तो फिर वहां पर उन्होंने हमारे को वहां से यही कहा कि चंद्रशेखर जी ने प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से ये कहा कि जो भी बात करनी है भीम आर्मी की आगामी बैठक होगी या फिर मीटिंग होगी वहां पर बताया जाएगा, अभी फिलहाल सरकार ने बातें हमारी मान ली है और आप जा सकते हैं। इस तरह से हमने उनकी बातों में आकर के आंदोलन को खत्म किया और हमने ट्विटर हैंडल पे भी डाला कि राजस्थान सरकार और चंद्रशेखर जी के बीच में समझौता हो गया है और सारी बातें मान ली गई। अब ये तो हुई एक साइड की जानकारी, सही बात है। अब ट्विटर पे वायरल हुआ, सब जगह न्यूज़ें भी छप गई कि समझौता हो गया, सरकारें ने बात मान ली। अब हमने शाम तक हमारे पास कोई भी चंद्रशेखर जी का ट्वीट नहीं आता है या फिर राजस्थान सरकार का भी नहीं आता। हमने सुबह अखबारों में पढ़ा, अलग अलग अखबारों में चेक किया तो कोई अखबार छाप रहा है कि चंद्रशेखर जी और सारी बातें मान ली गई है, कोई कहता है कि शासन प्रशासन ने सिर्फ आश्वासन दिया है। तो ये अभी तक मैं भी अभी पूरी रात भर से भी मैं इसी मामले में लगा हुआ हूं कि आखिर बात क्या है, क्या सटीक जानकारी थी कि राजस्थान सरकार ने हमारी बातें मांगी है या फिर सिर्फ हमेशा की तरह एक दिखावा किया है कि आपकी बातों को मान लिया जाएगा। ये तो एक स्वीकार करना और एक आश्वासन देना में सर, जैसे मैं समझता हूं कि बहुत भारी अंतर होता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मेरे सारे शीर्ष पदाधिकारी जो राजस्थान कार्यकारिणी के है, मेरे प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश प्रभारी है, हमारे रवि भाई साहब है, तो मैंने उनके माध्यम से कहा कि आप एक बार चंद्रशेखर जी से बात कीजिए, बात करके उनसे पूछिए कि आखिर क्या बात है,
हमारी बात सरकार ने मांगी है या नहीं मांगी है, तो हमारे को सही जानकारी हो। नहीं तो दिनेश जी अभी तक आपकी बात नहीं हुई है? नहीं, चंद्रशेखर जी से मेरी अभी तो कोई बात नहीं हुई है। हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष है रवि कुमार मेघवाल, उनकी बात उनकी होती रहती है। और कल भी उनकी, जब चंद्रशेखर जी एयरपोर्ट के अंदर बैठे हुए थे और रवि कुमार मेघवाल पाली के अंदर कलेक्टर का घेराव करने वाला थे, और उनकी और वहां पर चंद्रशेखर जी की बातचीत हुई थी, उनका ऑडियो भी मेरे पास अवेलेबल है, जिसमें चंद्रशेखर जी ने कहा था कि मैं तो अभी एयरपोर्ट के अंदर बैठा हुआ हूं, मैं बाहर उड़ के तो आ नहीं सकता हूं, लेकिन आप लोग धरातल पर हो, आप बहादुर हो, आप अपना आंदोलन जारी रखें। ये स्टेटमेंट, ये बातचीत चंद्रशेखर जी और हमारे रवि जो मेघवाल प्रदेशाध्यक्ष है भीमसेना, इन दोनों के बीच में मध्य बातचीत हुई थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका जी जानकारी देने के लिए और हमारे जी चैनल सर। में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।